ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अंडाशयों की औतकी संरचना के बारे में बताएंगे कि जब स्तनधारी के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो उस अनुप्रस्थ काट में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में अंडाशय की संरचना के बारे में बताए हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। आपके जो भी विचार होते हैं कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको अंडाशयों की औतकी संरचना यानी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी किस प्रकार से होती है इसे आज हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने अंडाशय की संरचना के बारे में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्तनधारी के अंडाशय का जब अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो उस अनुप्रस्थ काट को जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उससे पहले हम लोग मादा जनन तंत्र के जो अधर भाग है यानी अधर पृष्ठ वाला भाग है उसको समझें और उसको समझने के बाद तब औतकी संरचना को समझते हैं। तो आइए हम आपको एक फिगर के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मादा जनन तंत्र का एक फिगर दिखाई दे रहा है और मादा जनन तंत्र का ये फिगर क्या है, अधर भाग से यह लिया गया है और अधर भाग से ये आपको कैसा कर रहा है, दिखाई दे रहा है। और इस अधर भाग में आपके विभिन्न यहाँ पर भाग हैं जैसे अंडाशय है, अंडवाहिनी है, योनि है, ये भाग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अंडाशय का अनुप्रस्थ काट काट दें यानी अंडाशय का अनुप्रस्थ काट काटने पर हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब ये संरचनाएं जब हम लोग देखते हैं तो इसी संरचना को नाम दिया गया है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, यानी ओवरी का यह हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में, इस हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में त्रिस्तरीय लेयर यहाँ पर दिखाई देगी। अब त्रिस्तरीय लेयर में प्रथम स्तर यानी जिसको बोलते हैं बाह्य स्तर, तो बाह्य स्तर आपकी किसकी है, उदरावरण की स्तर बनी होती है। अगर हम मध्य स्तर की बात करें तो मध्य स्तर जो होती है जननिक उपकला की बनी होती है। और तृतीय स्तर की बात करें तो तृतीय स्तर जो होती है वल्कलीय पीठिका यानी कॉर्टिकल स्ट्रोमा की बनी होती है। और यही कॉर्टिकल स्टोमा करती क्या है, अंडाशयी पुटिका का निर्माण करती है। और यही अंडाशयी पुटिका परिपक्व अवस्था में जब हो जाती है और परिपक्व अवस्था में होने के बाद ग्राफियन पुटिका का निर्माण कर देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वल्कलीय पीठिका ही अंडाशयी पुटिका बनती है और अंडाशयी पुटिका को ही ग्राफियन पुटिका कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन कैसे होता है और ग्राफियन पुटिका का जब परिपक्वन हो जाता है तो उसके बाद अंडोत्सर्ग कैसे होता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ग्राफियन पुटिका के बारे में बताते हैं कि ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन कैसे होता है। तो देखिए ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन यानी शिशु के जन्म से पहले उसके जो अंडाशय होते हैं तो अंडाशय में जो स्टोमा यानी अंडाशय की स्टोमा में अंडाणु जन की क्रिया होती है और अंडाणु जन की क्रिया होने के बाद उनमें होता क्या है कि अंडाणु जन में एक अंडे का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि शिशु के जन्म से पहले यानी संख्याओं में अंडाणुजन का निर्माण होता है, लेकिन अधिकतर होते क्या है, यहाँ अंडाणुजर निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं या अक्रिय अवस्था में होते हैं। यानी कुछ ही ऐसे अंडाणुजन होते हैं जो सक्रिय अवस्था में होते हैं और सक्रिय अवस्था में होने के बाद
क्या अंड कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करेंगे। अब वही जब प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करेंगे तो वही प्राथमिक अंड कोशिका अंड जनन के द्वारा विभिन्न चरणों में अंडाणुओं का निर्माण करेंगी। यानी हम आपको ये बता रहे हैं कि प्राथमिक अंड कोशिका अंड जनन के विभिन्न चरणों से होकर अंडाणु का निर्माण करती है। तो अब इनमें कौन कौन से विभिन्न चरण होते हैं, अब उन विभिन्न चरणों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो विभिन्न चरणों की बात करें तो प्रथम चरण में यहाँ आपको बताया गया है कि प्रारंभिक पुटिका का निर्माण, यानी प्रथम चरण में प्राथमिक पुटिका का निर्माण होता है या इसे प्रारंभिक पुटिका कहते हैं। देखिए प्रारंभिक पुटिका में होता क्या है कि जो अंडाणु जन होते हैं तो अंडाणु जन के अंदर यानी विभाजन की प्रक्रिया होती है और विभाजन की प्रक्रिया होने के बाद एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है और जैसे ही एक कोशिकाओं का समूह बनता है वही एक कोशिका समूह करती क्या है कि एक अंड कोशिका का निर्माण करती है और वही एक अंड कोशिका का जब निर्माण करती है तो वही अंड कोशिका अपने चारों तरफ एक स्तरित लेयर बना देती है और चारों तरफ स्तरित लेयर बना देती है तो उसी को नाम दिया गया है यहाँ पर प्रारंभिक पुटिका का निर्माण कहा जाता है। यानी प्रारंभिक पुटिका का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब प्रारंभिक पुटिका का जब निर्माण शुरू होता है तो उसके बाद सीधा किसमें दूसरे चरण में आप देखेंगे कि प्राथमिक पुटिका का निर्माण यहाँ पर अब बनता है। अब प्राथमिक पुटिका कैसे हुई, यानी आप फिगर के माध्यम समझिएगा कि यहाँ पर जो अंड कोशिका है, अब अंड कोशिका अपने चारों तरफ एक स्तरीय लेयर बनाती, यानी स्तरीय लेयर पर यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो प्राथमिक पुटिका का निर्माण कब होता है। प्राथमिक पुटिका का निर्माण जब शिशु बाल्यावस्था में होता है तो बाल्यावस्था के समय उसके शरीर में जो अंडाशय होते हैं, अब वो अंडाशय की जो पुटिकाएं होती हैं वह पुटिकाएं क्या करती हैं, परिवर्तित होती हैं और परिवर्तित होकर प्राथमिक पुटिका का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर प्राथमिक पुटिका का निर्माण करेंगी तो इसमें देखिएगा कि अंड कोशिका तो रहेगी लेकिन इसके चारों तरफ स्तरीय लेयर हो जाएगी। अब चारों तरफ स्तरीय लेयर हो जाएगी तो इसमें हम इनको क्या बोलेंगे, प्राथमिक पुटिका का निर्माण। अब चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तो तीसरा चरण जो है यहाँ पर बताया गया है द्वितीयक पुटिका का निर्माण। अब द्वितीयक पुटिका का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्राथमिक पुटिकाएं तो बन गई और प्राथमिक पुटिकाओं में अंड कोशिका का निर्माण हो गया। जब अंड कोशिका का यहाँ पर निर्माण हो गया तो अब ये अंड कोशिका क्या करेंगी, अपने चारों तरफ भी एक पुटिका का निर्माण करेंगी। यानी कह सकते हैं कि चारों तरफ पुटिका, अच्छा जो पुटिकाएं बनाएंगी उसका क्या नाम है, ग्रेनुलोसा। यानी कह सकते हैं कि यह अंड कोशिका और अंड कोशिका के चारों तरफ ग्रेनुलोसा की पुटिका बनेगी। अब जब ग्रेनुलोसा की पुटिका बनेगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक पुटिका का निर्माण कर सकते हैं। अब चलते हैं प्राथमिक अंड कोशिका के चौथे चरण में। तो चौथा चरण का नाम है ग्राफियन पुटिका का निर्माण। अब देखिए ग्राफियन पुटिका का निर्माण कहाँ से शुरू होगा, यानी जब वह शिशु यानी बाल्यावस्था से सीधे यौनावस्था में आता है तो यौनावस्था में जब उसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स यानी पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का जब सिक्रीशन होता है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन के द्वारा जो यह द्वितीयक पुटिका, जो द्वितीय पुटिका का निर्माण हुआ होता है, यानी आप फिगर में समझिएगा कि यहाँ पे द्वितीयक पुटिका का निर्माण होता है। अब यही द्वितीयक पुटिका क्या करती है, वृद्धि करती है और जब वृद्धि करके किसका निर्माण करती है, ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। जब ये ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाता है तो अब इस ग्राफियन पुटिका में होता क्या है, तो ग्राफियन पुटिका में होगा कि यहाँ पर अंड कोशिका और अंड कोशिका के अलावा आप देखेंगे कि इसी में ग्रेनुलोसा, ये दोनों पास पास होते हैं। तो अंड कोशिका और ग्रेनुलोसा जब दोनों यहीं पर पास पास होते हैं तो ये ग्राफियन पुटिका का निर्माण शुरू हो जाता है। अब ग्राफियन पुटिका जैसे ही आगे देखिएगा कि ग्राफियन पुटिका जैसे ही अब यहाँ पर बनेगी तो बनने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो आपके अंड कोशिका से ये आपकी ग्राफियन पुटिका या ग्रेनुलोसा जाकर धीरे से
चिपक जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर चिपक जाएगी तो यहाँ पर जो होगा ग्राफियन पुटिका का तो निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना है कि जब ग्राफियन पुटिका बन रही है तो उसमें जो प्राथमिक अंडकोशिका जो होती है उसका पूर्ण यानी पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसमें जो है द्वितीयक अंडकोशिका बनती है। लेकिन द्वितीयक अंडकोशिका जो है करती क्या है, जैसे यहाँ देखिएगा ये द्वितीयक अंडकोशिका का विभाजन या पूर्णता नहीं हो पाता। यानी द्वितीयक अंडकोशिका का विभाजन जब नहीं होता तो वही करती क्या है, वही ग्राफियन पुटिका का निर्माण कर देती है। जब ये ग्राफियन पुटिका का निर्माण यहाँ पर हो गया तो अब हम कौन सा चरण में देख रहे थे, तो हम ये चौथे चरण में देख रहे हैं। पांचवें चरण में देखेंगे कि अंडोत्सर्ग का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए अंडोत्सर्ग के निर्माण के जानने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या कि जो ग्राफियन पुटिका थी, तो ग्राफियन पुटिका तो अब धीरे धीरे ये क्या करेगी, केंद्र की तरफ या कह सकते हैं कि वाह्य की तरफ यह सक्रिय होती जाएगी। जब सक्रिय होती जाएगी तो यहाँ पर कुछ स्पेस उसे दिखाई देगा। जब कुछ स्पेस यहाँ दिखाई देगा तो जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, पुटिका गुहा कहेंगे। अब जब पुटिका गुहा कहेंगे तो अब अंडकोशिका जिस भाग से यह जुड़ी होती है तो उसका नाम दिया गया है जोना रेडिएटा, यानी जोना रेडिएटा के द्वारा जो वह जुड़ी होती है। आगे हम देखेंगे यही जोना रेडिएटा यहाँ पर करेगा क्या कि अंडकोशिका और यहाँ पर ग्राफियन पुटिका ये भी फिर जुड़ती है। तो ये किससे जुड़ती है, जोना पेलुडिसा यहाँ की संरचना बनाती है। जब जोना पेलुडिसा की संरचना यहाँ पर बनाती है तो बनाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि यह ग्राफियन जो पुटिका होती है करती क्या है, ये भ्रष्ट कर जाती है। यानी ग्राफियन पुटिका जब यहाँ पर भ्रष्ट करती हैं तो भ्रष्ट करने पर यहाँ पर जो अंडाणु होते हैं यह बाहर निकलते हैं। और जैसे ही अंडाणु यहाँ पर बाहर निकलते हैं इस क्रिया को नाम दिया गया है क्या, अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। अब ये अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, यानी कौन सा चरण था, यह चरण का नाम जो है पांचवें चरण में हम लोग देखें कि अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई। अब देखिएगा कि जब ग्राफियन पुटिका भ्रष्ट हो जाती है तो भ्रष्ट होने के बाद वह विघटित नहीं होती है। यानी यहाँ पर ये जानना है कि ग्राफियन पुटिका भ्रष्ट जरूर हुई लेकिन भ्रष्ट होने के बाद विघटित नहीं हुई। जब विघटित नहीं हुई तो क्या हो गया, वहां पर कुछ ऐसे पदार्थों का वह क्या कर दिया, श्रावण कर दिया। और पदार्थों का जब वहां पर श्रावण कर दिया तो श्रावण करने के बाद धीरे धीरे वह अपने आप को बंद कर ली। जब अपने आप को जैसे ही वह बंद कर ली और बंद करने के बाद किसका निर्माण की, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर दी। और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर दी तो जिस स्थान पर जो ग्राफियन पुटिका फटी हुई थी वहां पर रुधिर का थक्का जम जाता है। जब वहां पर रुधिर का थक्का जम जाता है फिर ग्राफियन ल्यूटियम जो है ये बन जाती है। अब ग्राफियन ल्यूटियम जैसे ही बनती है अब वो क्या करती है, वह धब्बे के रूप में दिखाई देती है। जब धब्बे के रूप में दिखाई देती है तो उसे नाम दिया गया है कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। यानी कार्पस एल्बिकेंस के रूप में हम लोग देख लेते हैं। आगे एक चीज और बता रहे हैं कि जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तो यही कार्पस ल्यूटियम करते क्या हैं, विभिन्न हार्मोन्स का यह श्रावण करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स का नाम यहाँ पर क्या है, एंडोजन्स। आगे देखिए हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद है एस्ट्रोजन्स, उसके बाद है रिलैक्सिन्स एंड इनहिबिन्स। यानी ये हार्मोन्स का श्रावण होता है। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि कार्पस ल्यूटियम कुल मिलाकर निम्नलिखित हार्मोन्स का श्रावण करती है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन्स का यह यहाँ पर श्रावण करती है। जब ये श्रावण कर देती है तो इसी के द्वारा कह सकते हैं कि लैंगिक हार्मोन्स या कह सकते हैं इसको द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित दिखाई देता है। तो अब ने हमें बताया कि कार्पस ल्यूटियस जब यहाँ पर दिखाई देती है तो उस समय ये आपके रुधिर का थक्का भी दिखाई देता है। तो उस अवस्था में यानी क्या है, निष्क्रिय अवस्था में, जिसको हम कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। तो अभी मैंने आपको अंडाशयों की औतकी संरचना के बारे में बिल्कुल एक डिटेल से अच्छा से बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको अंडवाहिनी यानी मादा जनन
अंग के अंतर्गत जो अगला भाग है उस अगले भाग में अंडवाहिनी के बारे में बताएंगे, यानी ओविडक्ट। इसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।